गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है टेंटलम। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रिसर्चर्स की टीम है आईआईटी रोपड़ की, उन्होंने टेंटलम जो कि एक रेयर मेटल है वो सतलुज रिवर सैंड में पाया है पंजाब स्टेट में। और ये टेंटलम जो है वो इतना कीमती होता है कि इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। टेंटलम बेसिकली एक रेयर मेटल है और ग्रे हैवी वेरी हार्ड होता है। ये मोस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स में से एक है। एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस होता है इसमें। टेंटलम डक्टाइल भी होता है। डक्टाइल का मतलब इसको कितना भी स्ट्रेच किया जा सकता है, पुल किया जा सकता है, एक थिन वायर या थ्रेड में बिना तोड़े इसको खींचा जा सकता है। और ये कम्प्लीटली इम्यून होता है केमिकल अटैक को भी बिलो 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर्स। तो जो टेंटलम है उसको हम मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को स्मॉल साइज़ में स्टोर करने के में भी काम आता है कैपेसिटर्स में। और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उनके लिए ये आइडियल होता है। अब सब्स्टिट्यूट है ये प्लैटिनम का, क्योंकि जो है प्लैटिनम बहुत एक्सपेंसिव है और इसको हम, क्योंकि ये बॉडीली फ्लूइड्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको हम सर्जिकल इक्विपमेंट और इम्प्लांट्स बनाने में भी या आर्टिफिशियल जॉइंट्स बनाने में भी जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम देखें तो एक कंपाउंड होता है टेंटलम कार्बाइड और ग्रेफाइट का, जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन मेटल्स है। और उसको जो है हाई स्पीड मशीन टूल्स बनाने में इस्तेमाल, कटिंग एजेस जो है उसके हाई स्पीड मशीन टूल्स के, वो बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके और भी यूज़ हैं, जैसे कि केमिकल प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, एरोप्लेन्स में, मिसाइल्स में। इस रेयर मेटल के बहुत से यूज़ और भी हैं। ठीक है। तो अब अगर हम देखें इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर हमको ये सतलुज रिवर से मिल जाता है तो। और इंडिया अभी तक जो है जो टेंटलम जैसे रेयर मिनरल्स पर अभी तक हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं। तो अगर हमें अपने ही जो है कंट्री में मिल जाता है तो हमारे लिए जो है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है। तो खासकर चाइना के ऊपर इंडिया जो है रीन्यूएबल एनर्जी में भी जो है वो स्ट्राइड्स लगाना चाहता है, जैसे कि 500 गीगावाट्स की। तो इसमें हम जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा यूज़ हो जाएगा। स्टेट की इकोनॉमी को भी बेनिफिट होगा, खासकर पंजाब स्टेट की इकोनॉमी को, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल्स उनको मिल जाएगा, तो ऑफ कोर्स उसको उससे स्टेट की इकोनॉमी को भी बेनिफिट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लश्कर तैयबा। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसराइल ने लश्कर तैयबा को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है 15th एनिवर्सरी ऑफ 26/11 मुंबई अटैक्स पर। तो अगर हम देखें तो बैकग्राउंड इसका, तो इसराइल इंडिया की एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स टेररिज्म। और एज ऑफ फरवरी 2023 इंडिया ने 44 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमने फर्स्ट शेड्यूल ऑफ यूएपीए के अंदर जो है वो मेंशन की हुई है। लास्ट मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैन की गई थी इंडिया द्वारा, वो आईएसआईएस है 2015 में, जिसको बैन किया गया। तो ये मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात है। पीएफआई इज़ अ डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया का स्टैंड जो है हमास पर वो ये है कि इंडिया ने अभी तक उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन जो है इंडिया ने जो है पीएम मोदी ने खासकर 7 अक्टूबर के अटैक को एक टेररिस्ट अटैक जो है वो ज़रूर कहा था। तो इंडिया क्यों नहीं डिक्लेयर करता है हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज इंडिया ट्रेडिशनली पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है और सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया में। ओके। तो उनके कुछ जो है इससे जो भावनाएं भी जुड़ी हैं या जो भी आप कहो सपोर्ट जुड़ा है। तो यूएपीए जो है उसकी बहुत लोकलाइज्ड रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ग्रुप को टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर टेररिस्ट डिक्लेयर किया होना चाहिए किया जाए, इंडियन लॉ कहते हैं कि उनको वो या तो ऑपरेट कर रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो या रिक्रूट कर रहे हो इंडियन टेरिटरीज़ में, तभी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। हमास ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है हमारी कंट्री में, तो हम उनको डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। अब इसराइल ने ऐसा किया है, क्यों लश्कर तैयबा को लिस्ट कर दिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए? क्योंकि इसराइल ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर करता है जो कि एक्टिवली उसके खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब हमको पता है कि लश्कर तैयबा हमास को वन ऑफ द डायरेक्ट सपोर्टर्स, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे लॉजिस्टिकली हो, चाहे मिलिटरीली हो, वो सपोर्ट देता है। और एलईटी को जो है, इवन यूएनएससी ने भी जो है डिक्लेयर किया हुआ है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और लश्कर तैयबा जो है वो को डिक्लेयर करके
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इजराइल चाहता है कि यूनाइटेड ग्लोबल फ्रंट बने अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, तो इजराइल ने भी जो है इंडिया को कहा है कि आप हमास को भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो है डिक्लेयर करो, क्योंकि इजराइल चाहता है ग्लोबल कैंपेन चलाए आइसोलेट करने के लिए हमास को, और इंटरनेशनल सपोर्ट चाह रहा है वो अपने गाज़ा के कैंपेन में। तो अपार्ट फ्रॉम इजराइल और भी कई कंट्रीज़ हैं जिसने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, जैसे यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, जापान, यूएस और पैराग्वे। अब अगर डेजिग्नेट कर दिया जाता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे होता क्या है? तो एक्चुअली जैसे यूएपीए है हमारा, उसमें हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं, इवन इंडिविजुअल्स को भी हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ कर्ब्स डाल दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के ऊपर, जैसे उसके एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है, प्रॉपर्टीज़ जो है उनकी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस इंडिविजुअल की, उसको जो है वो कब्जे में ले लिया जाता है। ठीक है, सो ये सब एक्शंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। तो ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी ने डीआरडीओ के साथ मिलकर गाइडेड फ्लाइट ट्रायल्स किए हैं फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज जो कि फर्स्ट इंडिजिनस एयर लॉन्च्ड एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, जिसको इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है डीआरडीओ द्वारा। अटैक हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च किया जा सकता है। ये हमारे सी ईगल मिसाइल्स जो है उनको रिप्लेस करेगा, जो करंटली अभी इंडियन नेवी यूज़ कर रही है। और ये MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, इससे इसको लॉन्च किया जाएगा आने वाले टाइम में। स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स हैं, इंडिजिनसली डेवलप्ड लॉन्चर लगा है इसमें हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने के लिए। इसका स्ट्राइक रेंज लगभग 60 किलोमीटर का है। मैक 0.8 की स्पीड पर ये ट्रैवल कर सकते हैं। लगभग 100 किलोग्राम का जो है वॉरहेड ये कैरी कर सकता है। ठीक है, और ये इतना इफेक्टिव है कि इसको जस्ट 5 मीटर्स अबव द सी लेवल भी ऑपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिस्क वेट। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए बढ़ा दी है बाय इंक्रीजिंग रिस्क वेट ऑफ सच लोन्स। तो आरबीआई ने जो है ये रिस्क वेट जो है कंज्यूमर क्रेडिट का उसको 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है रिस्क वेट का मतलब, जो भी बैंक पैसा लैंड करता है उससे उसकी कैपिटल पोजीशन पर फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है एक बैंक को अपने पास होल्ड करके रखनी होती है। तो उसी जो है उसी रेशियो को, रिस्क वेटेड रेशियो को जो है इन्फ्लुएंस करता है बैंक, ताकि जो है बोरोअर्स को जो है वो जो लैंडिंग की जा रही है वो इतनी ज़्यादा आसान ना हो जाए कि बैंक्स जो है उनकी कैपिटल जो है वो ख़राब हो जाए। ठीक है, तो रिस्क वेटेड कैपिटल टू असेट रेशियो जो है आपको पता होगा, है ना ऑलरेडी। तो रिस्क वेटेड कैपिटल टू असेट रेशियो को इन्फ्लुएंस करता है बैंक, तो उसको अब जो है 125% रख दिया गया है। इससे होगा क्या कि कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगी, मतलब बैंक्स को अपने पास कैपिटल ज़्यादा रखनी पड़ेगी, लैंडिंग वो थोड़ा कम कर पाएंगे, उसकी वजह से जो प्राइसिंग ऑफ लोन्स हैं वो थोड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एयर ग्लो। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। नासा ने एक पिक्चर शेयर की है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो है ली गई है अर्थ के एयर ग्लो की, जो कि जिसमें कि हमारे मून भी दिख रहा है। तो एयर ग्लो क्या होता है? एक नेचुरल ग्लोइंग है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, ये हमेशा होती रहती है। ये एयर ग्लो जो है सोलर रेडिएशन की वजह से होती है। 3 तरह की होती है, डे ग्लो, ट्वाइलाइट ग्लो और नाइट ग्लो। जो ये होती है सनलाइट जब इंटरेक्ट करती है हमारे मॉलिक्यूल्स के साथ एटमॉस्फेयर में, और कॉमन एयर ग्लो कलर्स दिखते हैं हमको, ग्रीन, रेड और ब्लू। डे ग्लो में क्या होता है, जब सनलाइट हमारे डे लाइट एटमॉस्फेयर में स्ट्राइक करती है तो कुछ सनलाइट जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स द्वारा, जिसकी वजह से जो है एक्सेस एनर्जी रिलीज होती है, और जो ये मॉलिक्यूल्स है ये उसको अब्जॉर्ब करके इस एनर्जी को जब रिलीज करते हैं तो वो उससे एक लाइट जनरेट होती है। ठीक है, उसको हम डे ग्लो कहते हैं। ऐसे ही ट्वाइलाइट ग्लो होती है, वो भी डे ग्लो की तरह होती है, लेकिन ये अपर एटमॉस्फेयर में होती है। ठीक है, तो ट्वाइलाइट ग्लो जो है वो हमको ग्राउंड से दिखती है रादर, ठीक है, नेकेड आई से। और नाइट ग्लो एक बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है। नाइट ग्लो जो है वो, उसमें क्या होता है कि क्योंकि सनलाइट तो आ नहीं रही नाइट टाइम एटमॉस्फेयर में, तो एक प्रोसेस होता है केमिल्यूमिनेसेंस, जिसमें होता क्या है कि सनलाइट जब दिन होता है तो जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है और स्टोर हो जाती है। फिर जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उससे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूटता है और इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम्स में जो है बंट जाता है। जब ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो अपनी एक्सेस एनर्जी को इतनी आसानी से छोड़ तो नहीं पाती है, तो इससे क्या होता है कि ये स्टोर करके रखती है एनर्जी को कई घंटों तक। तो एटॉमिक ऑक्सीजन जो है जब वो रिकम्बाइन होती है रात के समय, तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दोबारा बनती है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो हम एक लाइट के फॉर्म में देखते हैं, जिसको हम नाइट ग्लो कहते हैं। ओके,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साथी पोर्टल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि वो अपनी सब स्टेट्स को लिखेंगे कि एस्पिरेंट्स जो हैं उनको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए साथी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए जो है प्रेरित किया जाए। तो ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स पोर्टल एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसमें फ्री लर्निंग और असेसमेंट प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को कि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कोचिंग फ्री में ले सकें। तो इसमें इंग्लिश, हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी जो है प्रिपरेशन कराई जाती है, जेई, एनईटी, कैट, गेट, यूपीएससी, हर तरह के एग्जाम्स के लिए। और वीडियोस जो है इसमें फैकल्टी मेंबर्स ऑफ आईआईटीज़ और आईआईएससी जो है वो बनाते हैं, ठीक है। इसमें एक एआई प्रोग्राम प्रूटोर भी बनाया गया है, इंडिजिनसली डेवलप्ड, जो कि आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है। प्रिपरेशन मटेरियल, वीडियो सॉल्यूशंस, वेबिनार्स, मोटिवेशनल सेशंस, ये सब इसमें जो है इस पोर्टल में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज वज्र प्रहार। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंडिया यूएस की जॉइंट स्पेशल फोर्सेज ने वज्र प्रहार एक्सरसाइज 2023 में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है मेघालय में। तो ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेज की। 14th एडिशन है ये इस बार का जो भी चल रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट सेशन है, जो फर्स्ट एडिशन था वो 2010 में इंडिया में शुरू हुआ था। ओके, लास्ट सेशन भी जो है वो आपका 13th एडिशन जो था वो आपके बकलो जो है आपका हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर इसको किया गया था। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा जो है एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट जो है वो एयर ग्लो को स्टडी करने के लिए और स्पेस वेदर को स्टडी करने के लिए लॉन्च करने वाला है। अभी हमने एयर ग्लो के बारे में पढ़ा ऊपर, है ना। तो एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नासा का एक्सपेरिमेंटल अटैम्प्ट है टेरेस्ट्रियल और स्पेस वेदर के बीच में इंटरेक्शंस को जो है वो स्टडी करने के लिए। तो नासा के हेलियोफिजिक्स एक्सप्लोरर प्रोग्राम का ही ये पार्ट है और ये स्टडी करेगा कि कैसे जो है वेव्स लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में के जो वेव्स हैं वो अपर एटमॉस्फेयर को कैसे इम्पैक्ट करती है और स्पेस वेदर को कैसे इम्पैक्ट करती है। इवन ये एयर ग्लो को भी मेजर करेगा मेसोपॉज में और कैप्चर करेगा एयर ग्लो को इंफ्रारेड बैंडविड्थ में, ठीक है। और ये हेल्थ ऑफ द आयोनोस्फेयर को भी मेजर करने वाला है, जो कि हमारे सीमलेस कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नासा का जो ये मिशन है ये कलरफुल एयर ग्लोज को जो है एटमॉस्फेयर पे उसकी मैपिंग करेगा और एक टेम्परेचर मैप बना कर देगा। ओके, तो एयर ग्लो क्या है? अभी हमने ऊपर देखा कि ल्यूमिनेसेंस जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है उसको हम एयर ग्लो कहते हैं। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is tantalum. This topic is important for your science and tech section. So a team of researchers from IIT Ropar, they have found a rare metal, tantalum, in the sand of Satluj River in Punjab. So this metal is a rare metal and it is widely used in electronics and semiconductors industry. So this rare metal has an atomic number of 73. It is gray, heavy, very hard, and it is one of the most corrosion resistant metals which we use today. And tantalum also has an extremely high melting point and it is exceeded only by tungsten and rhenium. So tantalum also possesses high corrosion resistance. When it is pure, tantalum is ductile, which means that it can be stretched, pulled, or drawn into a thin wire or thread without breaking. It is almost completely immune to chemical attacks at temperature below 150 degrees Celsius. Okay, so what is the use of tantalum in electronic industry? So it is able to store more electricity in smaller sizes. That's why it is used in capacitors. So it is ideal for use in portable electronic devices like smartphones, laptops, and digital cameras. And it can be also be used as a substitute for platinum because platinum is very expensive. So it because it does not react with bodily fluids, so it can also be used to make surgical equipment and implants like your artificial joints. And the high speed machine tools can also be made using a compound or composite of tantalum carbide and graphite because it is one of the hardest materials known, and that's why it can be used in making cutting edges of the high speed machine tools. There are other uses also. For example, this can be used for chemical plants through some components, nuclear power plants, aeroplanes, and even in missiles. So what is the significance of this discovery? So it is valuable for us in electronics and semiconductor industry. Because currently India is dependent on some of the rare metals on imports. So this will of course reduce our import dependency, especially on China. And India also has renewable plans. So this will also be aiding us in industries where renewable
energy can be obtained and can be diffused. Okay, so it will also be beneficial for our for the state's economy, especially for Punjab, where this sand is having has found this metal, tantalum. Okay, so the next topic is Lashkar-e-Taiba. This topic is important for your international relations and security section. So Israel has listed Lashkar-e-Taiba as a terrorist organization as mark of the 15th years of 26/11 Mumbai attacks. So if we look at uh, this topic, then we have to see India's stand on Hamas, because for Israel, Hamas is a problem. Like we have this Lashkar-e-Taiba for us. Okay, so India has a zero tolerance policy towards terrorism. As of February 2023, we have designated about 44 terrorist organizations under the first schedule of the UAPA Act. And the last major international organization that was banned by India was ISIS in 2015. As far as now, India has not declared Hamas as a terrorist organization. Why? Because India has traditionally supported Palestine, and India is also home to third largest Muslim population in the world. So that's why we have this support for Palestine. Uh, there is the Indian laws have very localized requirements, like the organization or person that you want to ban should be operating or should be financing or recruiting within the Indian territories. Otherwise, these Indian laws become inapplicable. So Hamas has not done anything as of yet in our country. So that's why we have not yet designated as a terrorist organization. So what is the rationale behind the step taken by Israel? So Israel only lists terror organizations which are actively operating against it, or which have been globally designated as terrorist organization by UNSC. So as we know that Lashkar-e-Taiba has been supporting Hamas through finance, logistics support, and even militant support, and that's why Lashkar-e-Taiba ban through Israel is basically an aim to present a global unified front to combat terrorism. And Israel has also asked India to proscribe Hamas as a terrorist outfit because it wants to isolate Hamas globally through a diplomatic campaign. Apart from Israel, there are six other countries which have uh, banned the Hamas as a terrorist organization, like EU, Australia, Canada, UK, Japan, Paraguay, and even US. So, what does this designation mean for Lashkar-e-Taiba? So, like we have in India, the UAPA, such designation is done based on a specific criteria, like this attracts a range of curbs, including freezing of assets and takeover of the properties of these designated organizations or individuals. So the next topic is naval anti-ship missile short range. This topic is important for your security section. So Indian Navy in association with DRDO has successfully undertaken the guided flight trials of the first indigenously developed naval anti-ship missile short range. So this is the first indigenous and air-launched anti-ship cruise missile developed by the DRDO, and it can be launched from attack helicopters. This will be replacing the Sea Eagle missiles, which are currently in use by the Indian Navy. So these Sea King helicopters are being phased out, and now this naval anti-ship missile short range will be used with the MH-60R multi-role helicopters, and this missile has state-of-the-art navigation system and integrated avionics. It also has this indigenously developed launcher for the launch from helicopters. It has a strike range of about 60 kilometers with a speed of Mach 0.8. It can carry a warhead of about 100 kgs, and it has the special feature that it can cruise at just 5 meters above the sea level. So the next topic is risk weight. This topic is important for your economy section. So recently RBI has increased the cost of funds for banks and non-banking financial companies by increasing the risk weight of such loans. So we all know that risk weighted to capital adequacy ratio. This is how the RBI ensures that the banks do not overlend, or they have sufficient capital to prevent themselves in case of any trouble. So RBI has now raised this ratio by to 125% as compared to 100% earlier. So every rupee which is lent by a bank has an implication on its capital position. That's why minimum amount of certain capital has to be maintained by a bank to maintain its risk profile. Okay, so if there is lower risk weight, then there will be lower rate of interest, because the banks would be able to use more or lend more to earn more interest.
But if have to maintain more capital at their premises, they will be able to lend only less amount of money to the lender to the borrowers. So that's why the cost of borrowing would increase. Okay, so the next topic is air glow. This topic is important for your science and tech section. So NASA has recently shared a picture taken from International Space Station, which has shown Earth's air glow. And air glow is a natural glowing of Earth's atmosphere. It happens all the time across the globe, and it happens due to the due to the solar radiation and its energy. Okay, so there are three types of air glows: day glow, twilight glow, and night glow. So each of them is result of the sunlight interacting with the molecules in the atmosphere. So the common air glow colors are green, red, and blue. So what happens during day glow is that when sunlight strikes the daytime atmosphere, some of this sunlight gets absorbed by the molecules in the atmosphere, and which gives them excess energy. They become excited, and then when this energy is released, it releases in the form of light. Similarly is the process of in the twilight glow, which happens same as day glow but only in the upper atmosphere. And there is also this difference that unlike day glow, twilight glow is actually visible to us on the ground with the naked eye. Okay, but the night glow is a completely different phenomena, under which there is no sunlight shining on the nighttime atmosphere, but what happens is a process called chemiluminescence, which happens when the sunlight deposits energy into the atmosphere during the day. So some of that energy gets transferred to oxygen molecules. This extra energy causes the oxygen molecules to rip apart into different oxygen atoms, and when this atomic oxygen is not able to get rid of this excess energy easily, so it acts as a store of this energy for several hours. But eventually this atomic oxygen does manage to recombine and then forms molecular oxygen once again, and this then releases this formation of molecular oxygen releases some energy, and this forms the light. Okay, so the next topic is Sathi portal. This topic is important for your governance section. So Ministry of Education has recently said that it would be writing to all states to encourage aspirants to utilize the newly launched portal for exam preparation called Sathi. Sathi is self-assessment test and help for entrance exams. So it is Ministry of Education's initiative to provide free learning and assessment platform for students so that they can gain access to training and coaching for competitive exams for free. So this will bridge gap for students in the society who are not able to afford the coaching and guidance. So this will have preparation materials for students in English, Hindi, and other regional languages who are preparing for exams like JEE, NET, CAT, GATE, UPSC also. So the videos will be made by faculty members of IITs and IISc, and this Sathi portal will also be using an indigenously developed AI program called Pruter, which has been developed by IIT Kanpur. So Sathi features include preparation material, video solutions, webinars, students' stories, motivational sessions, etc. So the next topic is exercise Vajra Prahar. This topic is important for your security section. So recently, Indo-US Joint Special Forces have started this Vajra Prahar 2023 exercise at Meghalaya. So it's a joint exercise between Indian Army and US Army Special Forces. So it is the 14th edition of this exercise. The first edition was conducted in 2010 in India, and the last one occurred in Himachal Pradesh. So the next topic is atmospheric wave experiment. This topic is important for your science and tech section. So NASA is set to launch this atmospheric waves experiment to study air glow, so as to study the or understand the space weather. So we have just understood about what is air glow. So atmospheric waves experiment is the first of its kind NASA experiment which is aimed to study the interactions between terrestrial and space weather. It is planned under NASA's Heliophysics Explorers program, and it will study the links between how waves in the lower layers of the atmosphere impact the upper atmosphere and also the space weather. So it will measure the air glow at mesopause, where the atmospheric temperatures dip to minus 100 degrees Celsius. At this altitude, it is also possible to capture the faint air glow in the infrared bandwidth. So this will also be studying the health of the ionosphere, which is important for our seamless communication. So what will NASA's experiment do? So this will basically map the colorful air glows in the Earth's atmosphere, and this will be then converted into a temperature map which could reveal the air glow movement. Okay, so what is an air glow? We have just studied about it, that it is a faint luminescence phenomena which occurs in Earth's upper atmosphere, and it is caused by air molecules. Okay,
So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.